मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की ऐसी कौन सी बातें थी जिनको उसका दोष माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वह राज्य का उत्तरदायित्व नहीं थी। गुरु ही अपने अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते थे। अब यहाँ ये देखने योग्य बात है कि यदि राज्य का दायित्व शिक्षा नहीं है तो क्या वास्तव में जनमानस के लिए शिक्षा की पूर्ण रूपेण व्यवस्था हो सकती है। तो यहाँ देखने को मिलता है, यह बात उल्लेखनीय है कि सिर्फ गुरु ही शिक्षा की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं कर सकते। यदि शिक्षा राज्य का दायित्व होती है तो राज्य अपने अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है, अपने जनता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा का यह एक दोष था कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं थी, जिससे कि जनमानस तक शिक्षा का पहुंचना असंभव था। आगे हम देखते हैं आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। वैदिक काल में जो आय के स्रोत थे वह दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा मुख्य रूप से थी। अब जरूरी नहीं है कि कोई दान दे, और दान उतना दे जितनी की शिक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है। भिक्षाटन, वर्तमान समय में भिक्षा को उचित नहीं माना जाता। हालांकि भिक्षाटन के पीछे उस समय यह तर्क दिया जाता था कि जो बच्चा भिक्षा मांगने के लिए गांवों में या किसी के सामने यदि वह जाएगा तो उसका अहंकार नष्ट होगा, और अहंकार नष्ट होने के साथ साथ वह सामाजिक जो भी पर्यावरण होता है उसके बारे में वह जान जाएगा। इसीलिए भिक्षाटन करवाया जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भिक्षाटन को अनुचित माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता। उसके बाद हम देखते थे कि गुरु दक्षिणा। अब यह जरूरी नहीं कि गुरु दक्षिणा में शिष्य या छात्र इतना दान दे पाए या इतनी दक्षिणा दे पाए कि जो व्यवस्था चलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए सही हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जो अनिश्चित स्रोत थे वह शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं थे। आगे हम देखते हैं शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना। उस समय जो उपनयन संस्कार के जो उम्र थी वह सभी के लिए निश्चित थी। अब यहां देखने योग्य बात यह है कि कोई भी बच्चा, किसी बच्चे में क्षमता कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है। जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि बच्चा की क्षमता के अनुसार या छात्र की क्षमता के अनुसार उसे आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन वैदिक काल में जो पद्धति थी वह निश्चित थी, विषय निश्चित थे। इसलिए कहा जा सकता है कि वैदिक काल की जो शिक्षा पद्धति थी वह अमनोवैज्ञानिक थी। लेकिन हम इसे पूरी तरीके से गलत तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर भी वर्तमान के हिसाब से इसे अमनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। आगे हम देखते हैं रटने पर अधिक बल। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में रटने पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। गुरु वेद मंत्र आदि का पहले उच्चारण करते थे, छात्र उसकी आवृत्ति करते थे, उसे बार बार दोहराते थे, और बार बार दोहराने के बाद तब कहीं जाकर वह उन्हें याद होता था या कंठस्थ होता था। तो इसी प्रकार से जितने भी ज्यादातर विषय थे वह उन्हें रटाकर याद करवाए जाते थे, जो कि उचित नहीं था। क्योंकि ज्यादा रटने के बाद जरूरी नहीं है कि वो चीजें परमानेंट हो सकें या स्थायी हो सकें। इसीलिए जो रटने पर बल था वह अनुचित था। हालांकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय जो व्यवस्था बनाई थी रटने की वह शायद उस देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही हो। आगे हम देखते हैं कठोर अनुशासन। गुरुकुलों का उस समय जो अनुशासन होता था वह बहुत ही कठोर होता था, और हालांकि जो गुरु थे वह भी अपने आप को उस कठोर अनुशासन में बांधे हुए रखते थे, और उनका ही कठोर अनुशासित जीवन छात्रों को
कठोर अनुशासित जीवन निर्वाह करने पर बाध्य करते थे। लेकिन यदि बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में देखा जाए तो जो उस समय का कठोर अनुशासन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए वह वर्तमान में उचित नहीं है। आगे हम देखते हैं जन शिक्षा का अभाव। वैदिक काल में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि उपनयन संस्कार जब होता था या उच्च शिक्षा में बच्चे का जब प्रवेश होता था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शूद्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। तो हमने देखा कि जो जनमानस था, या एक प्रकार से कहेंगे पूरी तरीके से एक निश्चित वर्ण को या वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जो वैदिक कालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष था, जिससे कि एक निश्चित जनमानस शिक्षा से वंचित रहता जा रहा था, जो कि इसका एक बहुत बड़ा दोष था। आगे हम देखते हैं लोक भाषाओं की उपेक्षा। वैदिक काल में लोक भाषाएं या लोकल लैंग्वेज जो होती थी उनकी उपेक्षा थी। जो क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का अभाव था या बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहां हम इसी लोक भाषाओं के साथ ही यदि हम इस बिंदु को जोड़े कि शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत था। तो ये कहा जा सकता है कि लोक भाषाओं की उपेक्षा होने के कारण जनमानस प्रवेश लेने से हिचकिचाता था या डरता था, क्योंकि उनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती थी, संस्कृत भाषा उन्हें मुख्य रूप से नहीं आती थी। इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाता था लोक भाषा के कारण। आज भी हम वर्तमान में यदि हम देखें, आधुनिक शिक्षा में यदि हम देखें, जितने भी हमारे आयोग बनते हैं या शिक्षा संबंधी समितियां बनती हैं, तो उसमें त्रिभाषा सूत्र आदि पर बातचीत की जाती है, और उसमें जो भी लोक भाषा होती है या लोकल लैंग्वेज होती है उसको अवश्य ही स्थान दिया जाता है। लेकिन वैदिक काल में यह एक बहुत बड़ा दोष था। आगे हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव। वैदिक काल में जिस प्रकार पुरुष वर्ग के लिए या पुरुष वर्ग के छात्रों के लिए गुरुकुलों या आश्रमों की विशेष व्यवस्था थी, उस प्रकार से स्त्रियों के लिए यह व्यवस्था बहुत कम दिखाई देती थी। तो हम दोनों का जब तुलनात्मक बातें यदि करके देखें तो यह पाते हैं कि पुरुष वर्ग की शिक्षा के लिए वैदिक काल में व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी, उतनी अच्छी व्यवस्था स्त्री शिक्षा के लिए नहीं थी। तो यह भी उस वैदिक कालीन शिक्षा का एक दोष था। आगे हम बात करते हैं धार्मिक शिक्षा पर बल। जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम में जो पाठ्यचर्या पर मैंने बात की थी उसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार की पाठ्यचर्या थी, परा और अपरा। तो वहां यह देखने में आता है कि भौतिक शिक्षा देने के साथ साथ बहुत ज्यादा बल, बहुत अधिक बल ऐसी शिक्षा पर था जो कहीं ना कहीं मनुष्य को सांसारिक मोहबंधन से दूर करती है या संन्यास की तरफ ले जाती है या मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो उससे एक बहुत बड़ा वर्ग धार्मिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ने लगा, और जो सांसारिक जो शिक्षा थी या एक तरीके से कहें जीविकोपार्जन रूपी जो शिक्षा थी उससे दूर होने लगे, और धार्मिक शिक्षा पर बल अधिक होता चला गया, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या धार्मिक शिक्षा की तरफ बढ़ती चली गई, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे जो कि किसी भी देश के लिए पूरी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। आगे हम बात करते हैं सांसारिक जीवन की उपेक्षा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल होने के कारण जो छात्र थे वो धार्मिक शिक्षा की तरफ या पारलौकिक शिक्षा की तरफ या आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ अधिक बढ़ जाते थे, जिससे कि सांसारिक जो जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी थी उसकी तरफ कम ध्यान देते थे। तो इन सारी बातों पर नजर डालने के बाद हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के वैदिक कालीन शिक्षा में अनेक दोष थे, लेकिन
उसके बावजूद भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वर्तमान में हम उससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं।